नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एक्सप्रेस। तो दोस्तों, टेक्निकल एक्सप्रेस ये जो यूट्यूब चैनल है वो इसीलिए खोला गया है ताकि जो कैंडिडेट अपना पीएसयू का एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको सटीक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। ठीक है? तो यहाँ पे पीएसयू में कौन-कौन सा पीएसयू होता है आपको पता है कि एनटीपीसी है, आईओसीएल है, ओएनजीसी है, गेल है, सेल है, ठीक है? नाल्को है। तो सारे के सारे के इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग धीरे-धीरे लाएँगे और इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए अच्छे से उसका सॉल्यूशन बताएँगे, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएँ, तो इतने डिटेल में आप आंसर बताएँ ताकि जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस हो जाए कि नहीं, इसको जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी डेप्थ में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है? तो आज जो हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं उसका क्वेश्चन का देखिए, वो पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन कन्वर्टिंग ऑल द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंटू रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है कि हमारा ग्रिड में क्या है, हमारा ग्रिड में बहुत सारा जनरेटर जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारा लोड जुड़ा हुआ रहता है। उसमें से क्या है, बहुत सारा जनरेटर जो है आपका थर्मल पावर प्लांट रहता है। थर्मल पावर प्लांट रहता है, आपको पता है थर्मल पावर प्लांट मोस्टली जो है किसके द्वारा भी रन किया जाता है भारत में? तो मोस्टली जो आप बोलेंगे कि सर एनटीपीसी के द्वारा रन किया जाता है। हालाँकि कुछ प्राइवेट पार्टीज़ भी हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है एनटीपीसी का भी है। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो मैक्सिमम जो है आपका एनपीसीआईएल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ही आता है। तो ये सब है। तो ये सब जो आपका है नॉन रिन्यूएबल प्लांट्स होते हैं। आपको पता है नॉन रिन्यूएबल प्लांट क्या होते हैं? तो आपको पता है कि ये सब जो है इसमें जो फ्यूल लगता है वो वापस से रिन्यू नहीं होता है। वापस से रिन्यू नहीं होता है, वो फ्यूल क्या हो जाता है, खपत हो जाता है, ठीक है? तो इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि एक बार इसको इस्तेमाल कर लिए, जैसे कोयला को एक बार इस्तेमाल कर लिए तो वो लाखों सालों में बनता है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी पे ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। लेकिन वही दूसरी ओर क्या है, तो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, तो आपका सोलर पावर प्लांट होता है। सोलर पावर प्लांट में क्या होगा, तो आपका सोलर सेल रहेगा, पीवी सेल होता है उसमें। उसमें क्या हो करना है कि एक बार पीवी सेल लगा देना है, फिर क्या होगा, तो सोलर का जो लाइट आएगा उस पे पड़ेगा, उससे हीट होगा। उससे क्या होगा, हीट होगा और उससे क्या करेंगे, तो उससे बिजली बनेगी। उससे क्या होगा, तो बिजली बनेगा। तो ये वाला आपका हो गया। फिर वैसे ही विंड पावर भी है। विंड पावर भी क्या होता है, जो हवाएं चलते रहती है, कहीं कहीं जगह पे कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा कि हवाएं जो है बहुत तेज़ चलती है। तो उन हवाओं के इस्तेमाल से विंड पावर के जो टरबाइन है उसको घुमाया जाता है, पंखे जो हैं पंखे के ब्लेड को घुमाया जाता है और उससे आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे आपको बिजली बनती है। तो ये भी क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है। ये आपका क्या है, सॉरी, रिन्यूएबल सोर्सेस है। मतलब यहाँ पे जो है आपका फ्यूल जो है खपत नहीं हो रहा है। वैसे ही हाइड्रो है। हाइड्रो में क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रो में आपका एक डैम होता है, डैम में पानी को स्टोर करके रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उस पानी को छोड़ देते हैं। वो पानी क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर, जनरेटर भी घूमता है और बिजली क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, बिजली क्या होता है, उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन का जो साफ-साफ ये बोलना है कि हम लोग क्यों नहीं पूरा रिन्यूएबल सोर्सेज़ पे चले जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल को क्यों नहीं पूरा-पूरी काट देते हैं, ठीक है? पूरा-पूरी हटा देते हैं नॉन रिन्यूएबल को और रिन्यूएबल पे आप चले जाते हैं पूरा-पूरी। क्यों नहीं हम लोग सोलर से, विंड से और हाइड्रो से खाली पूरा ग्रिड को चलाते हैं? हम लोग क्यों थर्मल के पीछे अभी भी लगे हुए हैं? इसमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं? ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग धीरे-धीरे करके सब कुछ समझते हैं। आपको पता है कि इंडियन ग्रिड जो है, भारत का जो ग्रिड है एक बहुत बड़ा ग्रिड है। उसमें क्या-क्या होते हैं? तो उसमें आपको पता है कि जनरेशन होता है। जनरेशन मतलब जो पावर प्लांट होते हैं वो होते हैं, अलग-अलग तरह के पावर प्लांट उसमें जुड़े हुए हैं। और क्या है, आपको पता है क्या, यहाँ पे लोड होते हैं, ठीक है? लोड होते हैं। बहुत सारे लोड होते हैं। तो जनरेशन कुछ होता है और कुछ क्या होता है, लोड होता है, कुछ लोड होता है। जनरेशन मतलब जो मेगावाट जनरेट कर रहा है और जो लोड है क्या है, मेगावाट ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है? तो जनरेशन और जो एक डिमांड होता है, एक सप्लाई होता है। सप्लाई में कौन हो गया, तो सप्लाई में आपको पता है जनरेटर हो गया। सप्लाई और डिमांड किसके बारे में बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड के बारे में हो रहा है। और डिमांड किसका होगा, तो डिमांड आपका क्या होगा, लोड का जो है डिमांड होगा। लोड का आपका क्या होगा, डिमांड होगा। जब तक ये दोनों बराबर रहते हैं, ये दोनों क्या होना चाहिए, सप्लाई इज इक्वल टू आपका, सप्लाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। वास्तविकता में यही होना चाहिए, सप्लाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एसी पावर को स्टोर करना जो है बहुत मुश्किल है। एसी पावर को स्टोर करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसको चाहें भी तो हम लोग डीसी में स्टोर कर सकते हैं, बट एसी पावर को तो स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो हर एक बिंदु पे क्या होना चाहिए, सप्लाई और डिमांड जो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सप्लाई और डिमांड बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसमें मिसमैच आता है, जैसे ही इसमें मिसमैच आता है तो क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपको पता है भारत देश में जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ है। भारत देश में जो फ्रीक्वेंसी है कितना है, 50 हर्ट्ज़ है। और इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी तब दिक्कत है। फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़
50 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगी तो दिक्कत है। तो इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है। इस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो डिमांड जो है और सप्लाई को हमेशा बराबर रखना है, तब जाके आपको जो है फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। अब बोलिएगा सर कि डिमांड अगर ज़्यादा हो गया, डिमांड अगर ज़्यादा हो गया सप्लाई से, मतलब जनरेशन कम हुआ है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, इस केस में जो है फ्रीक्वेंसी गिरेगी। फ्रीक्वेंसी गिरेगी, कितना हो जाएगी, एग्जांपल के लिए फ्रीक्वेंसी गिर के 49 हो गई। वैसे ही दूसरा में अगर फ्रीक्वेंसी आपका डिमांड जो है कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, ये कब होगा, जब एनटीपीसी के जनरेटर क्या है जनरेट कर रहे हैं लेकिन जो लोड है कोई लगा नहीं रहा है, तो इस केस में क्या होगा, कुछ देर के लिए ग्रिड में क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ देर के लिए आपका सप्लाई ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा, और इस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ जाता है, 50 था पहले, 50.5 हो गया। ठीक है, ऊपर वाले केस में भी 49.5 ही मानिए, ठीक है, 49.5 मानिए। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऊपर डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी को हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हमेशा आपको 50 हर्ट्ज के आसपास ही रखना है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी में रहनी चाहिए, तो आपको पता है बहुत ही छोटी सी बैंड दी गई है, बहुत ही छोटी सी बैंड दी गई है। इस फ्रीक्वेंसी हमको इस बैंड में मेंटेन करना है, इस बैंड में हमको मेंटेन करना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 49.95 से 50.05 के रेंज में आपको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि जैसे ही मिसमैच हुआ, जैसे ही मिसमैच हुआ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आपका जो है गिरेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, गिरेगा। ठीक है ठीक है, आपको देखिए जैसे ही मिसमैच हुआ, जैसे मिसमैच होने का क्या तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जनरेशन का लॉस हो गया, मान लिया अचानक से जो है कुछ एनटीपीसी का यूनिट है ट्रिप हो गया। ठीक है, एनटीपीसी का बहुत सारा यूनिट है। अब मान लीजिए कि एनटीपीसी एक बाढ़ है, बाढ़ जो है बिहार में एक प्लांट है, उसका बहुत सारा आपका यूनिट है, उसमें क्या हो गया, उसका जो यूनिट है शट डाउन हो गया, यूनिट जो है बंद हो गया, हो सकता है यूनिट ट्रिप हो गया। और जैसे यूनिट ट्रिप हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे यूनिट ट्रिप हो गया तो अचानक से क्या हो जाएगा, जनरेशन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, जनरेशन का लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका जो 600 मेगावाट का प्लांट था, तो अचानक से क्या हो गया, 600 मेगावाट का ग्रिड में लॉस हो गया। ठीक है, जैसे ही 600 मेगावाट का लॉस हो गया, 600 मेगावाट का लॉस हो गया, तो क्या हो गया, आपको पता है कि ग्रिड में अचानक से क्या हो गया, तो डिमांड जो था पहले से उतना ही था, पहले से क्या मान के चलते हैं हम लोग कि पहले से उतना ही डिमांड था, पहले से डिमांड और जनरेशन जो है मैच था। लेकिन अभी चूंकि जनरेशन कम हो गया है तो क्या आपको दिख रहा है, तो डिमांड आप देखेंगे कि ज़्यादा है लेकिन जनरेशन क्या हो गया है, कम हो गया है, जनरेशन क्या हो गया, कम हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि इस केस में होगा, फ्रीक्वेंसी जो है नीचे गिर जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है पहले 50 हर्ट्ज था, अभी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, 49.5 मान लीजिए कि हर्ट्ज आ गया, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाएगा। और क्या हो सकता है, और जैसे ही मान लीजिए कि लोड जो है मान लीजिए कि बिहार का कुछ लोड है, वो क्या किया गया, वो लोड जो है ट्रिप हो गया, लोड क्या हो गया, ट्रिप हो गया, या लाइन जो है शट डाउन, लाइन जो है ट्रिप हो गया, अचानक से कुछ फॉल्ट के कारण लाइन जो है ट्रिप हो गया। तो अचानक से उसमें जो लोड लगा हुआ था वो लोड क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो लोड है वो 10 मेगावाट का लोड था। ठीक है, 10 मेगावाट का नहीं मानिए, आपको मान लीजिए कि लोड था, कितना था, मान लीजिए कि 50 मेगावाट उधर लोड ज़्यादा था, तो लोड जो है, लोड ट्रिप हो गया, जो लाइन है वो ट्रिप हो गया, तो ये लोड क्या हो गया, अचानक से खत्म हो गया, लोड क्या हो गया, अचानक से ग्रिड में से खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो दूसरे केस में क्या देखने को मिलेगा कि आपका डिमांड जो है कम हो गया है लेकिन जनरेशन जो है बराबर है, जनरेशन पहले जितना था उतना ही था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में आप देखेंगे क्या, इस केस में देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है आपका बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ग्रिड में जो है, ग्रिड में जनरेशन ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी आपको मान लीजिए कितना हो जाएगा, तो 50.05 हर्ट्ज के आसपास हो जाएगा। तो दोनों ही केस क्या है, दोनों ही केस आपके लिए ठीक नहीं है, आपको फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में रखना है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और भी नीचे चला जाएगा तो खतरा हो सकता है, वैसे और फ्रीक्वेंसी ऊपर चल जाए तो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या है कि आपको ग्रिड में जो है जैसे ही फ्रीक्वेंसी नीचे जाती है, तो आपको पता है कि ग्रिड में क्या है, ग्रिड में आपको थर्मल जनरेटर्स हैं, थर्मल जनरेटर है, थर्मल जनरेटर में क्या होता है, तो रोटेटिंग मास होता है, थर्मल जनरेटर में क्या होता है, रोटेटिंग मास होता है, तो अचानक से जो है फ्रीक्वेंसी को गिरने नहीं देते, रोटेटिंग मास है, अचानक से फ्रीक्वेंसी को क्या होता है, गिरने नहीं देते, थोड़ा थोड़ा स्लो ग्रेजुअल गिरता है। क्यों, क्योंकि जो रोटेटिंग मास है वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने में काम आता है। रोटेटिंग मास जो है इनर्शिया देता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अचानक से धड़ाक से नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रोटेटिंग मास ग्रिड में है तो क्या होगा, इनर्शिया बनाया हुआ रहेगा, अचानक से जो है स्पीड जीरो नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है धड़ाम से नीचे नहीं गिरेगा, हल्का सा गिरेगा। ठीक है, तो ये इनर्शिया जो है बहुत जरूरी है। लेकिन वही अगर बात करेंगे सोलर पावर प्लांट की, सोलर पावर प्लांट में क्या है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, क्योंकि सोलर पावर प्लांट क्या होता है, आपका बिजली बनाता है, रुका हुआ पार्ट है, कोई इसमें घुमावदार जो है मास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रोटेटिंग मास नहीं है, और रोटेटिंग मास नहीं है तो क्या है, एनर्सिया नहीं, तो ग्रिड में क्या है, एनर्सिया नहीं है, ग्रिड में क्या हो जाता है, एनर्सिया घट जाता है,
इसलिए जैसे जैसे हम लोग सोलर पावर प्लांट जोड़ते जाते हैं वैसे क्या होता है, ग्रिड की जो इनर्शिया है कम हो जाती है। ठीक है, तो ग्रिड की इनर्शिया कम हो जाती है तो ग्रिड की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे ही अगर बात करें हम लोग, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और बात देख लेते हैं। क्या हो जाती है, आपको ग्रिड की जो इनर्शिया है घट जाती है। वैसे अगर हम लोग बात करें विंड पावर की, आप बोलेंगे सर विंड पावर में तो रोटेटिंग मास है। अगर विंड पावर की बात करेंगे तो विंड पावर में भी आपने देखा होगा क्या होता है विंड पावर में, तो विंड पावर में बिल्कुल जो है रोटेटिंग मास तो है, लेकिन फिर भी जो है ये ग्रिड में अपना एनर्शिया है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो विंड पावर क्या होता है, विंड पावर क्या होता है आपका, विंड पावर जो है इस तरीके से आपको घूमने वाला जो है अब चक्री लगा होता है, इस तरह से आपको चक्री लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, ये घूमता है, लेकिन जब इसका आउटपुट निकलता है तो बीच में क्या होता है, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है। बीच में क्या आता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आता है। आपने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उसके बाद जाके इसका जो है स्टेबल आउटपुट निकाला जाता है। तो भले ही इसके पास रोटेटिंग मास है, लेकिन ग्रिड की इनर्शिया को ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक इंटरफेस है। बीच में क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का एक इंटरफेस है जो कि ग्रिड के आउटपुट से, और ये आपका जो मैकेनिकल इसके पास इनर्शिया है, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसके पास इनर्शिया तो है ही, मैकेनिकल इनर्शिया, लेकिन बीच में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसका जो इनर्शिया है वो ग्रिड में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ग्रिड जो है आपका आउटपुट जो है ग्रिड से कनेक्टेड है, तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने में ये मदद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो भले इसके पास रोटेटिंग मास है विंड पावर के पास, लेकिन क्या करता है, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी में या फिर ग्रिड की एनर्शिया में भाग नहीं लेता है, ग्रिड की एनर्शिया में भाग नहीं लेता है। और चूंकि एनर्शिया इस एनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आपको पता है टोटल ग्रिड में क्या हो रहा है, टोटल ग्रिड में आपको पता है कि सोलर और विंड को बढ़ाया जा रहा है, सोलर और विंड को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तभी जाकर आपका रिन्यूएबल बढ़ेगा, क्योंकि सोलर और विंड ही मेन है जो आपको रिन्यूएबल बढ़ा सकता है। यही दोनों जो है आसानी से आपको रिन्यूएबल बढ़ा सकता है, क्योंकि तीसरा क्या है, हाइड्रो है। आपको पता है कि हाइड्रो में जो डैम बनाना पड़ेगा वो सालों साल लेते हैं, अचानक से उसको बढ़ाया नहीं जा सकता कैपेसिटी को, और सोलर विंड की मदद से ही आप लोग जो रिन्यूएबल पावर है ग्रिड में बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन दोनों को बढ़ाने से क्या हो जाता है, अचानक से जो है ग्रिड की जो एनर्जिया है घटने लगती है, ग्रिड की एनर्जिया घटने लगती है, और एनर्जिया घटने का मतलब क्या है, ग्रिड की जो है स्टेबिलिटी जो है घटने लगती है। ठीक है, ग्रिड की स्टेबिलिटी घटने लगती है, इसलिए अचानक से क्या कर सकते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा सोलर और विंड नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या है, लिमिटेशन। लेकिन इसका भी कुछ तोड़ है, इसका भी क्या है, कुछ तोड़ है। वो क्या है, अगर आप बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा दें, बैटरी स्टोरेज सिस्टम क्या करेगा, बैटरी स्टोरेज सिस्टम क्या करेगा, जब ग्रिड में सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, ग्रिड में जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, ये खुद को चार्ज कर लेगा। क्या कर लेगा, खुद को चार्ज कर लेगा। जब ग्रिड में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरप्लस, कहाँ पे, तो ग्रिड में जब सरप्लस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, बैटरी जो है चार्जिंग कर लेगा। और वही जब देखिएगा कि ग्रिड में जो है पावर की कमी है, ग्रिड में जो है पावर की कमी है, डेफिसिट है, तो क्या करेगा, जो ये बैटरी चार्ज किया था वो क्या करेगा, इन्वर्टर की मदद से ग्रिड में अपना पावर देगा, ग्रिड में क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है जिससे आपके जो है आपका जो है पावर और डिमांड का जो है आपका बैलेंस को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम है अभी भी क्या है, बहुत ही महंगा है, क्या है, बहुत ही महंगा है, इसलिए फिजिबल नहीं है, इसलिए क्या है, फिजिबल नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही कॉस्टली है, इसलिए नहीं है पॉसिबल। दूसरा क्या है, दूसरा जो आपका है पंप स्टोरेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीपीएसपी, पंप स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज सिस्टम। उसमें क्या होता है, उसमें एक रिजर्वायर होता है लोअर साइड पे, यहाँ पे एक रिजर्वायर है, इसमें क्या है, पानी है। वैसे ही एक रिजर्वायर है ऊपर, वहाँ पे भी क्या है, पानी है। अब जब ग्रिड में देखिए, ग्रिड में क्या होता है, कई बार एक्सेस सप्लाई आता है। कब एक्सेस सप्लाई आ जाता है, तो जब दिन का समय होता है, डे टाइम में क्या होता है, ग्रिड में अचानक से देखिए सोलर बहुत ज़्यादा आ जाता है, सोलर क्या आता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, और सोलर आने से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर आ जाता है। सोलर पावर आने से क्या होता है, एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, सरप्लस पावर आ जाता है। लेकिन उस समय पे हमारा डिमांड उतना है नहीं, क्योंकि उस समय पे क्या करेंगे, उस समय में जो लोअर रिजर्वायर में जो पानी है उसको हम लोग पंप की मदद से, किसकी मदद से, पंप की मदद से ऊपर रिजर्वायर में ले जाएंगे। और ये जो ऊपर रिजर्वायर में ले जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंपिंग मोड, बोलेंगे कि अभी जो हमारा क्या है, पंप स्टोरेज है, पंपिंग मोड में चल रहा है, मतलब नीचे वाले पानी को उठा के ऊपर वाले जाके टैंक में रख देगा। ठीक है, वैसे ही जैसे ही ग्रिड में पावर आपका कम हो जाएगा, कब कम होगा, जब इवनिंग हो जाएगा, इवनिंग होने से क्या होगा, आपका सोलर अचानक से डाउन हो जाएगा, सोलर जितना पावर दे रहा था अचानक से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा, ग्रिड में जो है पावर डिफिसिट रहेगा, ग्रिड में क्या होगा, आपका पावर जो है डिफिसिट रहेगा। और ग्रिड में पावर डिफिसिट रहेगा तो हम क्या करेंगे,
जो पानी अभी जमा किए थे ऊपर वाले रिजर्वायर में, उसको क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, क्या करेंगे, खोलेंगे, और खोल करके क्या करेंगे, इससे जो है पावर जनरेट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इसके पास क्या है, तो M गुना G गुना H नाम का पोटेंशियल एनर्जी के पास स्टोर है। उसको हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में बदल के हम लोग टरबाइन को घुमा के क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो एक होता है पंपिंग मोड, एक होता है जनरेटिंग मोड, तो 2 मोड होता है। तो इस तरीका से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो है पंपिंग स्टोरेज प्लांट बनाने के लिए सब जगह पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे उस तरह से नेचर होना चाहिए कि आपका नीचे एक आपका रिजर्वायर बने और ऊपर एक रिजर्वायर बने, उस तरह से आपका टोपोग्राफी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी जो है सब जगह संभव नहीं है, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है, ये भी एक क्या है, अभी के लिए समस्या ही है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि सब समझ गए होंगे। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि कोल पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब क्या होता है, इसमें टरबाइन होता है और उसके पास इनर्शिया होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ग्रिड को जो है इनर्शिया देते हैं, ग्रिड को जो है इनर्शिया देते हैं, ग्रिड की इनर्शिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्रिड की जो है इनर्शिया को बढ़ाते हैं, और ग्रिड की इनर्शिया बढ़ गई मतलब क्या है, ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ गई। ग्रिड की इनर्शिया बढ़ गई मतलब क्या है, ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ गई। मतलब अचानक से फ्रीक्वेंसी जो है धड़ाम से नहीं गिरेगा। लेकिन आपको पता है कि रिन्यूएबल में सोलर हो या विंड हो, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग मास नहीं होता है, रोटेटिंग मास नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, ये ग्रिड की इनर्शिया को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो ग्रिड में इनर्शिया को क्या करता है, बढ़ाता नहीं है। तो क्या करता है, इससे स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है, वही आपको फॉल्ट और डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रिड जो है बहुत जल्दी अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोलर विंड बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, तो ग्रिड की इनर्शिया क्या हो गई है, डाउन हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा एक और आपको सोल्यूशन हो सकता था क्या, बैटरी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी स्टोरेज सिस्टम क्या करेगा, जब भी एक्सेस पावर हो गया तो क्या करेगा, बैटरी में स्टोर कर लेगा, और जैसे ही ज़रूरत पड़ा ग्रिड को तो क्या करेगा, डिस्चार्ज करके आपको पावर देगा। लेकिन आपको पता है ये जो है अभी भी ये वाला सिस्टम जो है बहुत ही महंगा है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ये भी एक तरीके का टेंशन ही है। ठीक है, देखिए एक तरीके का टेंशन है। फिर तीसरा जो समस्या का समाधान हो सकता था पंप स्टोरेज सिस्टम। इसमें क्या करेगा, जब भी ग्रिड में एक्स्ट्रा सप्लाई रहेगी तो क्या करेगा, वो जो है पंप कर देगा, पूरा का पूरा पानी को क्या करेगा, पंप करके अपर रिजर्वायरों में रख देगा, और जैसे ही ज़रूरत होगी तो पानी को क्या करेगा, टंकी खोल देगा, और उससे जो है पानी नीचे गिर के टरबाइन को घुमा के बिजली उत्पन्न कर देगा। तो ये एक समस्या, ये एक समाधान हो सकता था। लेकिन ये वाला भी जो है सब जगह पॉसिबल नहीं है। आपका जो लोकेशन है उसका टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ पे लोकेशन है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब जगह ये पॉसिबल नहीं है, ये बात हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जब भी आपका डिमांड मिसमैच होगा, जब भी आपका डिमांड मिसमैच होगा तब क्या होगा, एनर्जी आपको सिस्टम की कम रहेगी और स्टेबिलिटी इसलिए कम होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए पूरे पूरे जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है, पूरा पूरा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इसको सोलर और विंड ना करके क्या करते हैं, थर्मल भी रखते हैं, न्यूक्लियर भी रखते हैं, सब कुछ को मिक्स रखते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपको जो है रिन्यूएबल पावर पे हम लोग शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। उसमें क्या है, समस्याएं हैं, उसमें क्या है, समस्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया है तो क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल जो है आपका टेक्निकल एक्सप्रेस, इसको जो है बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं।